हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का यूनिट 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं। पहले हम विकलांग कहते थे बट इसका नाम मॉडिफाई करके दिव्यांग कर दिया गया है। अब हम किसी भी विकलांग वाले पर्सन को जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड हो, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि जो लोग मतलब लंगड़े होते हैं या फिर तो उसको हम कहते थे ना विकलांग है, तो उसको हम दिव्यांग कहेंगे। और ये CWSN कभी कभी इस आपके MCQs में आ सकता है कि CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है। उसमें वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा। ओके, सो आज इस चैप्टर को हम डिटेल पढ़ेंगे और आपको ये पूरा PDF जो है नोट्स PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये चैप्टर 2 पार्ट में होगा, यानी पार्ट 1 आज होगा और पार्ट 2 कल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट कि व्हाट इज डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज डिसऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिसेबिलिटी को जानेंगे, देन डिसऑर्डर को, एंड देन उसके आगे वाले कंसेप्ट सबको। ओके, सो डिसेबिलिटी क्या होता है? कोई भी एक ऐसा डिसएडवांटेज, ठीक है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है यानी कोई भी पर्सन परफॉर्म नहीं कर पाता अपना एक्टिविटीज़, जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में एक्टिविटीज़ होते हैं उसको परफॉर्म करने में भी वो असमर्थ है, ठीक है। उसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी, ठीक है। डिसेबिलिटी मतलब होता है असमर्थता, ठीक है। किसी भी अपने ह्यूमन लाइफ में या फिर अपने नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में, ठीक है, जो एक्टिविटी जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी, ठीक है। जैसे आप डिसेबिलिटी का मैं एग्जांपल दूं, जैसे देखो यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन होते हैं, वो भी एक डिसेबल्ड पर्सन हम कह सकते हैं उनको। एंड ब्लाइंड हो गया जिनको सुनने में दिक्कत होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स होता है, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हो आप। और भी मतलब जो विकलांग होते हैं, जो लंगड़े होते हैं एंड जो मतलब जो फिजिकली फिट ना हो, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, इस तरीके के लोग को हम डिसेबल पर्सन कहते हैं, ठीक है, जो अपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते अपने नॉर्मल ह्यूमन लाइफ का। ओके, सो डिसेबिलिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग। अब आप देखो, आपको डिसेबिलिटी का डिफरेंट मीनिंग मिलेगा डिफरेंट सोसाइटी में, डिफरेंट समाज में। यानी आप किसी एक पर्सन के लिए डिसेबिलिटी का मतलब ये वाला यदि डेफिनेशन है तो कोई और सा पर्सन का जो मतलब के जो डिसेबिलिटी होगा वो कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, सो डिसेबिलिटी जो होता है एक इंजरी है, ठीक है, एक इंजरी आप कह सकते हो जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है यानी रोकता है आपके फंक्शंस और मूवमेंट को रोकता है। यानी आप मूवमेंट करने में अपने मूवमेंट नहीं कर पाते हो या फिर फंक्शंस नहीं कर पाते हो अपने नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को, तो उसे हम डिसेबिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो डिसेबिलिटी जो होता है यार वो बाय बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो कोई सा भी डिसरप्शन, ठीक है, डिसरप्शन मतलब कोई सा भी एक ऐसा जो आपको डिसरप्ट करे, ठीक है, जो आपको रोके। तो ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल, जिसमें एक पर्सन क्या कर पाते हैं, अपने परफॉर्म नहीं कर पाते डेली ह्यूमन एक्टिविटी। जो डेली का ह्यूमन एक्टिविटीज होता है ना भैया, इसमें दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है कि डिसऑर्डर जो होता है वो ठीक किया जा सकता है, ये क्यूरेबल है, ठीक है। ये जो है कि क्यूरेबल है, ये ठीक किया जा सकता है। बट और यदि आपका डिसऑर्डर बढ़ जाएगा तो डिसेबिलिटी का रूप ले लेता है, ठीक है, डिसेबिलिटी का रूप ले लेता है। बट जो आपका डिसेबिलिटी होता है वो डिसऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके का ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यही है आपका डिफरेंस। सो ये हो गया, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग जो डिसऑर्डर होता है वो ऑर्डिनरी आपको दिख सकता है। डिसऑर्डर जो कि आपको मेंटली, ज़्यादातर वो मेंटली होता है, ठीक है। मेंटली वाला जो डिसऑर्डर होता है जो आपके दिमाग से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका डिसऑर्डर। ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑलवेज नहीं। तो डिसऑर्डर जो सिंपल दिख सकता है, ऑर्डिनरी दिख सकता है शुरुआत में, बट जैसे जैसे आप यदि उसका आप फिजिकली या फिर आप उसको फिजिकली कुछ नहीं कर पाओगे आप, तो आप क्या करो, यदि आप डॉक्टर से उसको नहीं दिखाए, ठीक है, यदि फिजिशियन से आपने सलाह नहीं लिया कि क्या हो गया मुझे, एंड उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे तो वो जाके आगे डिसेबिलिटी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यूजुअली ग्रो और स्प्रेड इन अ ह्यूमन हार्मफुल मैनर इन एन इंडिविजुअल। तो बाद में क्या होता है, वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है पेपर में आपके, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, देयर आर 3
टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो मेरी राइटिंग इतना गंदा नहीं है बट मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है। एक तो सबसे पहला है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव मतलब अब देखो यहाँ पे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैं कह रहा हूँ ना कि डिसेबिलिटी यहाँ पर डिराइव किया क्या है डिसऑर्डर, बट इट्स नॉट अ डिसऑर्डर। जब बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है तब वो कभी कभी रूप ले लेता है डिसऑर्डर का, ऐसा डिसऑर्डर नहीं होता। तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि क्रिएट करता है हिंड्रेंस, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आपको रोकता है आपके क्षमता को, कि किसी भी इंडिविजुअल की क्षमता को रोकता है कि वो स्टोर कर पाए प्रोसेसेस को एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन को, यानी कि दिस एबिलिटी कैन अफेक्ट द इंडिविजुअल्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी। देखो इतना समझ लो कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो होता है वो जब किसी पर्सन को हो जाए तो वो पर्सन अपने वो अफेक्ट, उसको किस चीज़ को अफेक्ट करता है, उसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को, कौन सी एबिलिटी कैपेबिलिटी को, वो लिखने में लिख नहीं पाता है, कंप्यूट नहीं कर पाता है सही से, एंड स्पीक नहीं कर पाता है, एंड राइट भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये सब जब इस तरीके का प्रॉब्लम आए, दिक्कत है, तो समझ जाओ कि उनको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो गया है, ठीक है। तो ये जो होता है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इतना याद रखना है, जो कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपना मतलब स्टोर ही नहीं कर पाएगा। जब वो देखो स्टोर नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, कि वो मतलब बोल ही नहीं पा रहा है, लिख ही नहीं पा रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्स्ट्रक्शंस है, हिंड्रेंस है, वो कर नहीं पा रहा है ना। तो इस तरीके का चीज़ हो गया कि आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मींस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कभी कभी इस तरीके का आ जाता है कि व्हाट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला डिसेबिलिटी। तो आप उसमें एक ऑप्शन होगा कॉग्निटिव, तो उसमें ऑप्शन आप टिक मारोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि जो इंडिविजुअल जिसको हु हैव दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जिसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होता है, उसको ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। पहला तो है मेमोरी डिसऑर्डर, यानी कि जो चीज़ें भूल जाए बार बार, ठीक है, मेमोरी का डिसऑर्डर हो जाता है। मीन्स भूल जाए कि यदि कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम आती है किस चीज़ में, रिमेंबरिंग करने में। ऑडिटरी मीन्स, ऑडिटरी प्रॉब्लम्स मीन्स जो आपको दिमाग से आपको रिमेंबरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो रिमेंबरिंग प्रॉब्लम्स में यदि उसको दिक्कत आती है, तो जैसे कि उसने सुना होगा, या फिर देखो जो पहले सुना होगा या फिर देखा होगा या फिर कुछ भी, तो वो उसको याद नहीं रहता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे परसों ही कुछ हुआ हो, कल भी हुआ हो, और वही चीज़ वो आज भूल जाएंगे, ठीक है, कहीं भी चीज़ रख के भूल जाते हैं। तो उनको क्या है, मेमोरी डिसऑर्डर है, और वो कौन से टाइप्स में आता है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आता है, ठीक है। तो मेमोरी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के भी 3 टाइप्स हैं। पहला मेमोरी डिसऑर्डर, दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, और तीसरा है डिसलेक्सिया। ओके, सो हाइपर एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, ये एक टाइप का कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। और जिसको भी इसमें क्या होता है कि आपको हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है कि आपको अटेंशन में दिक्कत होता है, मतलब आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत होता है कि आप एक जगह कंसंट्रेट करके नहीं बैठ पाओगे लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। लॉन्ग पीरियड मतलब एक लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठ सकते आप, ठीक है। तो यदि आप एक जगह तक नहीं बैठ सकोगे तो समझ जाओ कोई पर्सन है, और यदि वो एक जगह पर नहीं बैठ पा रहा है, असमर्थ है, और वो मतलब उस अटेंशन में भी, उसको फोकस में भी उसको दिक्कत आ रहा है, तो उसको समझो हाइपर एक्टिविटी हो रहा है। एंड उसको क्या होता है, एक जगह रुकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, ठीक है। वो इसलिए वो एक जगह बैठ ही नहीं पाता सही से, एक मतलब सही से इन द सेंस वो इधर उधर घूमेगा, उसका मन भटक जाता है। एक तरीके इस तरीके से भी कह सकते हो गए। सो हमारा थर्ड है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि कोई भी पर्सन को यदि किसी भी पर्सन को डिसलेक्सिया हो जाता है तो उसको दिक्कत आती है राइटिंग में, रीडिंग में और स्पीकिंग में। वो लिखने में लिख नहीं पाता सही से, और वो रीड भी नहीं कर पाता, पढ़ भी नहीं पाता सही से, एंड वो स्पीक बोल भी नहीं पाता सही से। और यदि कुछ सिम्टम्स होगा तो ये होगा डिसलेक्सिया में आता है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि डिसलेक्सिया, व्हाट इज डिसलेक्सिया और व्हाट डू यू मीन बाय डिसलेक्सिया, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है, और 1 मार्क में आता है तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा। जी 3 मार्क्स में आएगा तो आप पूछ लिया जाएगा कुछ और क्वेश्चंस, एंड देन उसको तो पूछ लिया जाएगा व्हाट इज डिसलेक्सिया, एंड उसको कुछ पूछ लिया जाएगा और भी दूसरा क्वेश्चन। 1 मार्क्स में ये होगा और 2 मार्क्स में होगा, 3 मार्क्स में। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चंस, ओके। सो अब दूसरा डिसेबिलिटी जो है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कि आप कह सकते हो दिमागी रिलेटेड, ठीक है, माइंड रिलेटेड डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिसेबिलिटी है जो कि आपको क्या करता है, इंटेलेक्चुअल मतलब फंक्शनिंग में आपको दिक्कत करता है, यानी कि आपको दिमागी वाले जितने भी काम होते हैं उसमें दिक्कत आता है। जैसे मैं बताऊं यहाँ पर कि ये जो डिसेबिलिटी है वो रिलेटेड है थॉट प्रोसेसेस से, आप सही से सोच नहीं पाते, ठीक है। कम्युनिकेशन से आप सही से एक से दूसरे से बोल नहीं पाते, बोलचाल में भी दिक्कत आती है, ठीक है। एंड मनी से, लर्निंग से, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी दिक्कत आती है, और जजमेंट में भी दिक्कत आती है। किसी को आप नहीं जज कर सकते हो कि नहीं दिस पर्सन इज
दिस टाइप ऑफ, एंड आप कह सकते हो कि ये पर्सन ऐसा है, ठीक है। तो ये सब होता है। एंड ये जो मतलब देखो, अब आपको यदि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, माइंड रिलेटेड डिसेबिलिटी है, तो आपको क्या होगा, आपको सोशल लाइफ में भी फर्क पड़ता है, ठीक है, एंड आपके अपने लाइफ में भी फर्क पड़ता है। तो जिस पर्सन को इस तरीके का दिक्कत हो कि उसको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रहा हो, वो सही से सोच नहीं पा रहा है, एंड वो मनी में भी, लर्निंग में भी, कि मतलब मनी से ज़्यादा वो मतलब कह सकते हो बॉन्डेड है, कि मतलब या फिर वो ज़्यादा खर्च कर देता है, इस तरीके से कह सकते हो आप, या तो ज़्यादा एक्सपेंस कर देता है, ठीक है, और या तो ज़्यादा वो बचत करता है, तो इस तरीके का चीज़। एंड जिसको देखो, अब जो भी चीज़ें उसको अपनी ह्यूमन लाइफ में दिक्कत कर रहा हो, ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हो उससे हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, ओके। सो फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होता है, जो डिसेबिलिटी आपके फिजिकल एक्टिविटी को करने से रोकता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो यदि आप फिजिकल फंक्शनिंग नहीं कर पाओगे सही से, ठीक है, मोबिलिटी मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी जा भी नहीं पा रहे हो। डेक्स्टिलिटी मतलब क्या होता है कि फुर्ती, ठीक है, और स्टैमिना दोनों बात सेम ही है, तो आपको स्टैमिना भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके से चीज़ कह सकते हो। तो यहाँ पर अदर इम्पेयरमेंट किस तरीके से आप कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी आपको डिसऑर्डर है, कि आपको मतलब रेस्पिरेटरी में भी दिक्कत आ रहा है, आपको सांस लेने में भी, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम्स आ रहा है। ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन टाइप का। एपिलेप्सी मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका ये होता है मिर्गी होता है, ठीक है, तो मिर्गी भी आता है, आपको दौरे भी पड़ते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। स्लीप डिसऑर्डर कह सकते हो आप एक तरीके का, जो कि आपको लिमिट करता है आपको डेली लाइफ को जीने में भी, आपको फिजिकल तो आप अपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी में हम उसको कंसिडर्ड करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी में भी इधर बी मोटर डेफिशिएंसी और सेंसरी इंपेयरमेंट, या तो वो क्या होगा, आपको पूरे फिजिकली सेंस में भी इंपेयरमेंट कर देगा आपको, या फिर मोटर डेफिशिएंसी, दोनों का बात सेम ही होता है। या तो आपको सेंस ऑर्गन्स में भी आपको क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकता है फिजिकल एक्टिविटी कभी कभी, ओके, नॉट ऑलवेज, कभी कभी, मे बी। सो ये आपका देखो 3 टाइप्स हो गए। तो आपको सबसे पहले देखना है कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पूछे, तो सबसे पहला टाइप्स है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ठीक है। दूसरा है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड तीसरा है आपका फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया 3 डिसेबिलिटी हो गया। एंड यदि आपको पूछे कि व्हाट इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एंड राइट विथ इट्स टाइप्स, तो आप ये लिखोगे, ठीक है, एंड देन आप इसके टाइप्स लिखोगे, मेमोरी डिसऑर्डर, देन लिखोगे हाइपर एक्टिविटी एंड डिसलेक्सिया। तो ये आप कर दोगे ना, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक। तो अब चलिए चलते हैं कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी की, डिसेबिलिटी होता क्या है, डिसेबिलिटी के होने का कारण क्या है, ठीक। तो डिसेबिलिटी का होने का कारण ये एक आपको बोल सकता हूँ मैं, एक हेडिंग है जो मैं ऑलवेज कराता हूँ, ये हेडिंग, इसके अंदर आपको ओन वर्ड्स में खुद लिखने होते हैं। जैसे ये कि जेनेटिक कॉज है, इसको आप इस तरीके से करोगे, इसको अंडरलाइन करोगे, ये आपका हेडिंग बन गया, और इसके अंदर 2 लाइन 3 लाइन खुद से लिखोगे। फिर ये दूसरा हेडिंग डालोगे, एंड यदि आ जाए पेपर में और आता है कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो जेनेटिक कॉज हो सकता है कि आपको क्या हो, जेनेटिक मीन्स आपके यदि किसी के पिताजी को रहता है, किसी के माताजी को रहता है कोई भी प्रॉब्लम्स, तो यदि उसके बच्चे में भी आते हैं तो जेनेटिक्स होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स कॉजेज भी हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को क्या हो, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी डिसेबल हो जाते हैं पर्सन, लोगों का एक हाथ पैर चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। पॉवर्टी में आप क्या करोगे, देखो पॉवर्टी मतलब गरीबी। अब आप बोलोगे पॉवर्टी कैसे कारण है डिसेबिलिटी का, तो डिसेबिलिटी देखो, मेल न्यूट्रिशन जानते हो ना, तो क्या होता है जब मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, यानी कुपोषण से ग्रसित, और इसी से रिलेटेड है पॉवर्टी। तो यानी आपको एक बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, आप पॉवर्टी में हो तो एक बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है आपको, तो भी आपको क्या हो रहा है, एक डिसऑर्डर हो रहा है या फिर डिसेबिलिटी हो रहा है, ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन भी हो रहा है, कुपोषण की कमी, पोषण की कमी, ठीक है, तो उससे कुपोषण बन जाता है। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण होता है ना। इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे आपको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए, ठीक है, जैसे कैंसर हो जाता है, तो कुछ भी हो जाता है, तो इस तरीके से। एंड तो आपको क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, डिसेबल कर सकता है इस तरीके से। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, कोई लोग क्या करते हैं, अपने सेहत का ध्यान ही नहीं रखते, तो उससे भी क्या होता है, लोग डिसेबल्ड होते हैं, जैसे आंखों में दिक्कत आ जाता है, कानों में सुनने में दिक्कत आता है, इस तरीके से। लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, क्या चीज़ से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ से हम बच सकते हैं डिसेबल होने से, तो ये लैक ऑफ एजुकेशन भी, इसमें भी कमी है, ठीक है। वॉर्स क्या होता है, कभी कभी युद्ध में भी लोग क्या होते हैं, युद्ध में देखा आपने, देखो जैसे आर्मी होते हैं, ठीक है, कभी कभी उनका क्या होता है, कभी
कोई मतलब, ठीक है। यहाँ पे तो कोई कोई मतलब वहाँ पे क्या होता है कि उनके एक पैर ही चले जाते हैं या फिर हाथ वाथ, तो अब वॉर्स, अब तो वॉर्स होगा, अब तो ठीक है। तो इस तरीके से वॉर्स में अभी तो इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि वॉर्स में हम इस तरीके से चले आते हैं। पहले राजा महाराजा जब वो लड़ाई करा किया करते थे तो उसमें भी क्या होता था, उसमें भी क्या करते थे, सैनिक लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे और उनको उस पता नहीं उसमें उनको डिसेबल्ड कर दिया, डिसेबल्ड हो जाते थे। कोई कोई पर्सन जिंदा रहते थे लेकिन वो डिसेबल्ड होकर रहते थे, ठीक है। तो डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट, जैसे आपने पढ़ा होगा कि फिरोजाबाद क्लास 12th में ही है, ठीक है। तो आपने इंग्लिश वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि फिरोजाबाद जो साहेब होता है, साहेब नहीं, मुकेश जो होता है फिरोजाबाद में काम करता था, बेंगल मेकर वाला। तो उसमें देखो किस तरीके से उसको आंखों में भी दिक्कत हो सकता है, ब्लाइंडलेस हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि आप डेंजरस ह्यूमन इन्वायरमेंट में काम करोगे ना, वर्किंग इन्वायरमेंट में, कि ऐसे जगह काम करोगे जहाँ पर आपको सेहत के लिए वो बिल्कुल हानिकारक है, तो वो तब आपको दिक्कत होगा ही होगा। आप ब्लाइंड हो जाओगे, आपको सुनने में भी दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप हो सकता है, आप विकलांग दिव्यांग हो सकते हो इस तरीके से। अब आता है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला टाइप्स है आपका ADHD। ADHD का फुल फॉर्म बहुत बार मतलब ये जो है ना, आपको फुल फॉर्म के साथ याद रखने हैं सारे के सारे डिसऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचों है, पांचों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, आपको याद रखने ही रखने हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसको फुल फॉर्म होता है, ADHD का ये फुल फॉर्म है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये कभी कभी डायरेक्ट आपके MCQ वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, और मैं भी जब कराऊंगा आपके ये चैप्टर खत्म होने के बाद MCQ, तो उसमें भी आप देखना कि उसमें भी मैंने इस टाइप के MCQs डाले हैं, ठीक है। दूसरा है SPD यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस अभी इन सबको एक्सप्लेन करेंगे आगे, पहले देख लो ये 5 डिसऑर्डर होते कौन कौन से हैं। तो ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ASD मीन्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। आपको पहले बार हो सकता है दिक्कत हो जाए प्रोनाउंसिएशन में, बट दूसरी बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे आपको डेफिनेटली दिक्कत नहीं होगा। ODD मीन्स अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, एंड देन OSD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये 5 टाइप के आपके डिसऑर्डर हो गए, जो आपको मैं अब एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन इन डिटेल। तो ठीक है, सबसे पहला है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मीन्स ADHD, ठीक है। तो ये एक क्या है, बिहेवियरल सिम्टम्स जब आपको दिखे कुछ, मतलब आपके व्यवहार में जो कुछ ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखे, आपके व्यवहार में कुछ ऐसा सिम्टम दिखे जिसमें इनअटेंटिवनेस, मतलब आप एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको हाइपर एक्टिविटी है, आप एक जगह रुक नहीं पा रहे हो, इम्पल्सिवनेस है, ठीक है। आप अपने आप को इम्पल्सिवनेस मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं लोग, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं, फिर इम्पल्सिव हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। एंड एक ऐसा मेडिकल कंडीशन जो आपको अफेक्ट करे, आप स्टिल इससे आप एक जगह रुक बैठ नहीं सकते, आप फोकस नहीं कर सकते, और एक जगह अटेंशन समझ रहे हो, आप एक अटेंशन से या फिर कंसंट्रेशन से आप एक जगह नहीं बैठ सकते। आप किसी भी, जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हो और आपको थोड़ी देर बाद ही आपको होता है कि नहीं आप घूम आए बाहर, तो ये सब जो ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखे तो कोई भी पर्सन को, कोई भी इंडिविजुअल को, तो उसे समझो ADHD है, ठीक। ये ज़्यादातर बॉयज़ में होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स आप देखोगे एक जगह बैठ के वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छे से रुकेंगे, आपके क्लासमेट में भी होंगे, बट बॉयज़ को ज़्यादा ये डिसऑर्डर ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें आपको फोकसिंग प्रॉब्लम्स में भी दिक्कत, फोकस करने में, एक जगह फोकस करने में, किसी भी चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, उसमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपको फोकस की जरूरत पड़ता है कि आप एक जगह बैठ के वो काम को फोकस से करो, ठीक है। बट इस बार यदि आपको किसी को ADHD होगा तो उसमें उसको फोकसिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये है आपका ADHD, यानी कि आपको रिलेटेड टू योर माइंड, ऑलवेज डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू योर माइंड, ठीक है। तो ये आपको फोकस करने में या फिर एक जगह स्टिल बैठने में, अटेंशन में आपको दिक्कत आता है। तो ये हो गया आपका ADHD। अब ये इसका कॉजेज क्या है, इसका कारण क्या है कि ये क्यों होता है ADHD। किसी किसी का जेनेटिक फैक्टर होता है, जैसे मैंने पहले बताया डिसेबिलिटी में, किसी किसी को ब्रेन इंजरी यानी कि आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, किसी किसी का जो बर्थ वेट होता है जब वो जन्म लेते हैं तो उनका कम होता है, तब भी ये डिसऑर्डर हो सकता है आगे जाके, ठीक है। ट्रॉमा और ब्रेन डिजीज, ठीक है, ट्रॉमा हो, किसी को ट्रॉमा वाला हो या फिर ब्रेन डिजीज हो तो वो भी हो सकता है, उनको भी ये ADHD वाला प्रॉब्लम हो सकता है। डाइट से हो सकता है कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आप इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हो जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी, आपके माइंड के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, तब भी किसी को डिसऑर्डर हो सकता है ADHD वाला। ओके, सो सेकेंड वन इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मीन्स SPD। ओके, सो SPD का जो क्या है कि इसमें क्या होता है, ब्रेन देखो, सेंसरी इज रिलेटेड टू सेंस,
सेंसेस, आपने 5 टाइप के सेंस पढ़े होंगे ना, 5 टाइप के सेंस पढ़े होंगे, जो कि टच को, साइट को, टेस्ट को, मूवमेंट को, स्मेल को, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ये सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ब्रेन को डिफ़िकल्टी होता है, यानी परेशानी होता है रिसीव करने में और रिस्पॉन्ड करने में इंफॉर्मेशन। देखो अब क्या होता है, कोई सा भी देखो, जैसे मैं बताता हूँ, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपके, वो सेंस ऑर्गन, जैसे आपने टच किया किसी भी चीज़ को, आपको ने, आप कोई भी एक पैन, बर्तन है, उसको, वो गर्म है, उसको आपने टच किया, तो आप आपके जो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा वो क्या, कहाँ चले जाएंगे, वो मैसेज पहुँच जाएंगे आपके ब्रेन तक। अब वो ब्रेन क्या करेगा, आपको तो आपको इन्फॉर्मेशन, आपको मैसेज पहुंचाएगा या फिर रिस्पॉन्ड करेगा आपके, जैसे आप हाथ से छू रहे हो वहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक, एंड वो फिर आप हाथ फटक से हटा लेते हो। तो ये एक क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी तुरंत फटाक से, यानी सेकंड, विद इन अ सेकंड आपका ये प्रोसेस होता है। तो इसमें यही दिक्कत होता है कि कोई भी लोग क्या, यदि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है उनको, तो वो ब्रेन उसमें क्या कर पाते हैं, ब्रेन को डिफिकल्टी होता है, या तो वो मैसेज रिसीव ही नहीं करता सेंस ऑर्गन से, या फिर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता रिसीव होने के बाद भी। तो उस केसेस में क्या होता है, यदि आप किसी भी गर्म चीज़ को भी टच कर रहे हो, यदि किसी को ये वाला दिक्कत होता है, तो वो क्या होता है, वो टच करने पे भी नहीं होता है। आपने यूट्यूब पे एक देखा होगा कि मतलब एक लोग एक पकोड़े तल रहे हैं, और मतलब गरम गरम तेल में, और बिल्कुल हाथ से वो निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से निकाल लेते हो, तो उनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है भैया, उनको ये कोई मैजिक नहीं है, ये उनको डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। लोग बोलते हैं मैजिक है, भगवान ने दिया है, इस तरीके से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपका समझ रहे हो, उसमें क्या होता है, ये आपको अफेक्ट करता है, मल्टीपल सेंस को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, मे बी, ठीक है, कर सकता है। यानी कि आपको यदि टच वाला प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको टेस्ट वाला प्रॉब्लम भी हो, कि आपको टेस्ट ही पता ना चले, ठीक। तो ये सब क्या है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। इस तरीके का कोई भी डिसऑर्डर हो ना किसी भी पर्सन को, तो समझ जाओ उसको एसपीडी हुआ है, ओके। अब ये होता क्यों है, एक तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, कॉजेज, और एक लो बर्थ वेट, और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि यदि आप कहीं भी काम कर रहे हो हजार्डियस वर्किंग इन्वायरमेंट में, या फिर कहीं भी एक ऐसा इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो जो कि आपके बॉडी के लिए, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है इसका कारण। अब आता है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ये जो डिसऑर्डर होता है, ये जनरली किन किन को होता है, ठीक है, और ये क्यों होता है, एएसडी, ठीक है। तो ये जो होता है भैया, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट को भी रोकेगा। इसमें आपको डिफिकल्टी होगा किस चीज़ में, कम्युनिकेशन, यानी बातें करने में, लैंग्वेजेस में आप सही से बोल नहीं पाओगे, एंड आपके सोशल स्किल्स एंड बिहेवियर, यानी आप सोसाइटी में एडजस्ट करने में भी आपको दिक्कत आएगी अपने आप को, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, ये सोशल इंटरेक्शन में भी डिफिकल्टी आता है, एंड आपके कम्युनिकेशन में भी तो आता ही आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, कम्युनिकेशन चैलेंजेस आपको आपके लिए बढ़ जाता है, कि आप अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हो, ठीक है। और ये इसमें रेपिटेटिव बिहेवियर शो करते हैं, जो भी जिस पर्सन को यदि ये एएसडी वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको 2-3 चीज़ याद रखने हैं इसमें, कि डिफिकल्टी किस किस में होता है, कम्युनिकेशन में, लैंग्वेजेस में, और सोशल स्किल्स में, बिहेवियर में, और इसको डिफिकल्टी होता है सोशल इंटरेक्शंस में। तो ये 3-4 चीज़ याद रख लो, कि जिन पर्सन को इस चीज़ में ऐसा दिक्कत है, उनको क्या होगा, एएसडी हो गया। आप पूरा नहीं याद रख सकते, आप पूरा रटना भी नहीं है, आपको पढ़ना है, समझना है, एंड देन आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कभी भी रटना नहीं, बुकिश लैंग्वेज कभी भी यूज़ मत करना, टीचर हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में नंबर काट ले यदि उनको समझ में ना आए तो, ठीक है। और अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो उनको समझ में डेफिनेटली आएगा। तो कॉजेज क्या हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ठीक है। आप देखो ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। अब ओडीडी क्या होता है भैया, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आता है बहुत बार, ठीक है। एक ऐसा बिहेवियर डिसऑर्डर है जो कि आपके बिहेवियर को डिसरप्ट करता है, ठीक है। और ये जो होता है भैया, ये नेम से ही सजेस्ट होता है आपको, इट इज़ कॉल्ड बाय दिस नेम, और ये आपको नेम से ही पता चल रहा है, और ये इसीलिए कहा गया है, इसको इसीलिए ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर कहा गया है, बिकॉज चिल्ड्रन को क्या करते हैं इसमें, बच्चे, ये ज़्यादातर छोटे बच्चे, या फिर कह सकते हो ना कि जो बच्चे चाइल्डहुड में रहते हैं उनको अफेक्ट करता है, कि वो डिसरप्ट अपने चारों लोगों को परेशान करते हैं, एक तरीके का कह सकते हैं परेशान रहता है, खुद भी परेशान रहता है, और वो मतलब क्या परेशान वाला बिहेवियर, और वो दूसरों को भी परेशान करता है, एकदम चिड़चिड़ापन होता है उसमें, ठीक है। तो जिस पर्सन को ऐसा कुछ होना, तो वो समझ जाओ ओडीडी हुआ है। फिजिशियंस ने डिफाइन किया कि ये डिसऑर्डर जो होता है, इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें जो बच्चे होते हैं, या फिर जिस पर्सन को, जिस इंडिविजुअल को ये ओडीडी होता है, वो लोगों को क्या करते हैं, डिसओबीडिएंट करते हैं, यानी कि उनका आगे का पालन नहीं करते
करते हैं, यदि कोई कुछ बोलता है तो उसका उल्टा ही रिप्लाई करता है, ठीक है। हॉस्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन बिहेवियर शो करते हैं, और उनका डेफिएंट डिसऑर्डर होता है, यानी कि उनके डायरेक्टेड टुवर्ड अथॉरिटी फिगर्स, मतलब ये लोगों को परेशान करते हैं, एक तरीके कह सकते हो, आपको डिस्टर्ब करेंगे, वो खुद भी परेशान रहते हैं, खुद चिड़चिड़ापन रहते हैं, और उनको लोगों ज़्यादा उनको पसंद नहीं आती, एक तरीके का वो हमेशा चिड़चिड़ापन में महसूस करते हैं, उनको ओडीडी हो रखा है, इसीलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये कॉजेज क्या क्या है भैया डेफिनेट डिसऑर्डर का? एक तो बायोलॉजिकल कह सकते हो, या फिर जेनेटिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है कि बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम हो आपके फिजिकल में, आपके बॉडी में, आपके फिजियोलॉजी में, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है। आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं कि आपको कोई माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तब भी ये हो सकता है ओडीडी। आपके सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके कॉजेज, और ये हो गया आपका ओडीडी वाला डिसऑर्डर। अब आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो मैंने पहले बताया कि डिसऑर्डर जो होते हैं मोस्टली 90% डिसऑर्डर जो होते हैं आपके माइंड से रिलेटेड होते हैं, ओके। सो ये अफेक्ट करता है सभी लोगों को, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो किसी भी एज में हो, वो अफेक्ट कर सकता है किसी को भी, ठीक है। ये तब ऑकर होता है जब क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल को मतलब क्या करे, बार बार उसको ऐसा थॉट लगे। देखो जैसे लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे बिल्ली रास्ता काट दिया, बोलते हो ना कि कैट आपके रास्ते में आ जाते हैं, कुछ लोग मैं भी भैया मानता हूँ ये सब। तो यदि बिल्ली रास्ता काट दिया तो वो क्या करते, लोग मानते हैं अपशगुन हो गया, अब मुझे जाना नहीं चाहिए, ये सब उनको मतलब एक रेपिटेटिव अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो अनवांटेड थॉट्स आते हैं, तो ये सब चीज़, ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत बार हाथ धोते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है कि मेरे हाथ में जर्म्स है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और अभी एक बार धो के आए हैं, फिर धोएंगे देन खाना खाएंगे। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, यानी कि ओसीडी है। तो और ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, ठीक है। तो जो ओसीडी जिनको होता है वो कांस्टेंट थॉट्स ऑफ फियर्स, यानी कि डर में रहते हैं कि उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, जिसके कारण वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करते हैं, यानी अनुष्ठान करते हैं, और कुछ रूटीन्स को फॉलो करते हैं, या फिर कुछ अनुष्ठान करते हैं कि नहीं मुझे ये करना चाहिए जिससे ये ना हो, ठीक है। तो अनवांटेड थॉट्स कह सकते हो एक तरीका। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, आपको रिपीटेड और अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं, और इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं कुछ ऐसे एक्टिविटी और कुछ टास्क करते हैं, और बार बार करते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए उनको, और वो टास्क और एक्टिविटी या फिर रिचुअल्स कह सकते हो बार बार करते हैं। तो वो क्या होता है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। और ये इसका जो कॉजेज है, इसका जो कारण है, अभी तक साइंटिफिकली कह सकते हो आप प्रूव नहीं हुआ है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चला है कि क्या है, ये अभी भी अननोन है, अभी भी सबको नहीं पता है कि ओसीडी एक्चुअली में होता क्यों है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरे 5 डिसऑर्डर जो मैंने करा दिए हैं, चाहे वो एडीएचडी, देन आपका एसपीडी, देन आपका एएसडी, एंड देन आपका ओडीडी, एंड लास्ट वन इज ओसीडी, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में मैं कराऊंगा नेचर ऑफ डिसऑर्डर, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे डिसेबिलिटी का एटिकेट्स क्या होता है, हमें किस तरीके से दिव्यांग पर्सन को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, तो किस तरीके से, तो ये सब हम अगले वीडियो में करेंगे विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड देन आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा पीडीएफ का, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ्यूचर के लिए रख सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच।